ख्वाजा सरा कहाँ से आते हैं? क्या ये कोई एलियन मखलूक है? इनका जनाजा क्यों नहीं होता? क्या ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं? माँ के पेट में कोई बच्चा मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर कैसे बन जाता है? अगर किसी के घर ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो क्या उसे नाचने वालों को देना फर्ज है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब। दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब आप माँ के पेट में एक लोथड़े की शक्ल में बने और उस वक्त एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी वहाँ नमूदार हुई और मुझसे आपसे उसने पूछा कि हाँ बताओ, तुम मेल बनना चाहते हो, फीमेल, गोरे रंग की स्किन चाहिए या डार्क, बीमार पैदा होना चाहते हो या सेहतमंद, अमीर के घर पैदा होना है या कि गरीब में? कुछ याद आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। पहले दिन से जब से इस कायनात में इंसान वजूद में आया तब से आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए किसी को नहीं याद, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। जैसा हमारे हाथ में नहीं है, जिसने हम इंसानों को और हमारी इस सोच से बड़ी कायनात को बनाया है, ये उसकी विल थी और उसके हाथ में था और है। हम सब अपनी मर्जी के बगैर और उसकी मर्जी और हिकमत से पैदा किए गए हैं। इसी तरह ख्वाजा सरा भी उसी की मर्जी से पैदा हुए हैं। ख्वाजा सरा के पास चॉइस नहीं कि वो अपनी मर्जी से अपना जेंडर डिफाइन करता, लेकिन दुनिया में आते ही सबसे पहले उसके सगे माँ बाप उससे मुंह मोड़ लेते हैं, फिर रिश्तेदार और मोहल्ले वाले। ऐसे बच्चे पहले दिन से दुनिया का अजाब देखना शुरू कर देते हैं और मरते दम तक इंसानों की जहालत की वजह से कर्ब में जिंदगी गुजारते हैं। आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिससे ट्रांसजेंडर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जो लोग कर भी रहे हैं वो भी अपने मकासद के लिए, लाइक LGBT के लिए, उनके लिए झूठ मूठ का रोना रोकर चैरिटी हथियाने के लिए, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे जैसे आम इंसान जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि कुछ कर सकें, लेकिन हमारे पास ज़बान है, पेन है, कीबोर्ड है, कैमरा है, इन टूल्स को यूज़ करके हम एटलीस्ट आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने 3 साल पहले बनाई थी, लेकिन वो चैनल बंद हो गया, तो आज मैं फिर से आप सबके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं करें। शायद किसी के दिल में बात उतर जाए और कोई एक ट्रांसजेंडर किसी के जुल्म से बच जाए। शायद ये वीडियो किसी ऐसे माँ बाप तक पहुँच जाए जो अपने ट्रांसजेंडर बच्चे से बिला वजह नफरत कर रहे हों और इस वीडियो की वजह से उनका दिल बदल जाए और वो ट्रांसजेंडर बच्चा अपने माँ बाप का प्यार पा ले, जीने का हक पा ले। हम में से ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ख्वाजा सरा उर्फ़े आम खुसरे हिजड़े का जनाजा नहीं पढ़ा या देखा। हम अक्सर ये सोच कर हैरत ज़दा होते हैं कि ख्वाजा सरा हमें भीख मांगते, गांव की शादियों में नाचते, किसी के घर बच्चा पैदा हो तो उसके घर आकर पैसे मांगते तो कई दफ़ा नज़र आते हैं, लेकिन कुछ अरसा बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं। अगर ये मर जाते हैं तो इनका जनाजा क्यों नहीं होता? इनकी लाश कहाँ जाती है? एक और सवाल भी जहन में आता है कि ये आते कहाँ से हैं और हिजड़े को हिजड़ा क्यों कहते हैं? खुसरा, हिजड़ा, जनाना, ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर ऐसे अल्फाज हैं जो हमेशा तहकीर या हद तक के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कितना अजीब है ना, किसी इंसान को उसके हिस्से की इज्जत सिर्फ इस वजह से ना देना कि वो मर्द या औरत के जिस्मानी मियार पर पूरा नहीं उतरता। पढ़ी लिखी और वज़ादार महफिल में इन अफराद को ख्वाजा सरा के नाम से मोहतरम करने की कोशिश की जाती है, जिसकी तारीख को यूँ बयान की जाती है कि मुगलिया दौर में बादशाहों को बड़े बड़े हरम रखने का शौक नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ने लगा, और जब हरम सरा में मौजूद ख़वातीन की तादाद साल के दिनों और दिन के पहरों से भी तजावज़ कर गईं तो बादशाहों को एहसास हुआ कि उनके हरम में मौजूद मलकाएँ और शहज़ादियाँ अदम तवज्जो और दिलचस्पी की कमी के बायस खुदा न खास्ता महल के अंदरूनी अमला के साथ नामनासिब रवाबत न कायम कर लें। सो हरम सरा की दरबानी के फ़राइज़ के लिए उन्हें इस जिन्स से ज़्यादा मौजू कोई और न दिखाई दिया, क्योंकि अपनी नामर्दी की वजह से मलकाओं और शहज़ादियों को उनमें कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आएगी और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। इस तरह इस जिन्स को हरम सरा के अफसर के तौर पर मुतारफ़ करवाया गया, क्योंकि फ़ारसी में अफसर को ख्वाजा कहा जाता है। इससे ये अफसरान ख्वाजा सरा यानी महल सरा के अफसरान पुकारे जाने लगे। ख्वाजा सरा आते कहाँ से हैं? दोस्तों, ख्वाजा सरा कोई तीसरी मखलूक नहीं जो एलियंस की तरह आसमान से ज़मीन पर उतरती हो, या ये ज़मीन से नहीं निकलते, बल्कि ये हमारे और आपकी तरह के आम इंसान हैं। बस फ़र्क ये है कि आम इंसान की जिन्स का तयन होता है कि वो मर्द है या औरत। यानी मर्द दिखता है तो उसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत हो, अगर इंसान औरत दिखता है तो उसमें औरत की तरह हमल के ज़रिए बच्चे पैदा करने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर मर्द की तरह दिखने वाला इंसान बच्चे पैदा करने की सलाहियत से महरूम है
اس میں وہ ہارمونز موجود نہیں تو وہ خواجہ سرا، اسی طرح عورت بھی۔ خواجہ سرا کیسے پیدا ہوتے ہیں یا یہ کن طریقوں سے بنتے ہیں؟ دوستو خواجہ سرا 3 طریقوں سے بنتے ہیں یا دنیا میں آتے ہیں۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹن پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی مجموعی طور پر 46 کرومیٹن پائے جاتے ہیں۔ کرومیٹن کی شکل کو دیکھا جائے تو یہ انگریزی زبان کے حروف ایکس وائی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایکس وائی کروموسومز کہا جاتا ہے۔ عورت میں تمام ڈبل ایکس اور مرد میں تمام ایکس وائی کے جوڑے ہوتے ہیں۔ حملات کے دوران اگر مرد ایکس کروموسوم کا تبادلہ کرے تو عورت کے پاس ڈبل ایکس ہیں تو بچی کی پیدائش ہوگی، اگر مرد وائی کروموسومز دے تو بچہ پیدا ہوگا۔ کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں بعض اوقات ایک زائد کرومیٹن ایکس پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس انسانی جسم میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹن پائے جاتے ہیں اور نتیجتاً 23واں بننے والا جوڑا ڈبل ایکس وائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس سے ایک ایبنارملٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے کی جنس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر جب یہ بچہ بڑا ہو کر شادی کرے گا تو اس کے بچے میں ایبنارملٹی آ جائے گی۔ یہ اپنے زائد ایکس کروموسومز کو ماں کے 2 ایکس کے ساتھ مل کر ٹرپل ایکس بھی بنا کر عورت دکھنے والا خواجہ سرا پیدا کرے گا، یا وائی دے کر مرد دکھنے والا خواجہ سرا پیدا کرے گا، یعنی اولاد بیٹا ہوگا، بیٹی یا خواجہ سرا۔ اس میں ماں کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ جو بھی ہوا باپ کی طرف سے ہوا۔ خواجہ سرا کے آنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ اگر اچانک اس صلاحیت سے محروم ہو جائے تو وہ خواجہ سرا کی فہرست میں آ جائے گا، اور اگر وہ خود آپریشن کروا کر اس صلاحیت سے محروم ہو جائے تو بھی اس فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ تیسرا راستہ بہت ہی عجیب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی پستی عروج پر ہے۔ لوگ شادی شدہ زندگی کی طرف راغب ہونے کے بجائے عملے قوم لوط کی طرف مائل ہیں۔ ہر روز ہمیں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی خبریں ملتی ہیں، اس کے ساتھ شادی بیاہ پر بھی غسلیں نچوائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی اخلاقی پستی کی وجہ سے خواجہ سرا کو خاندان والے اپناتے نہیں۔ دے دے ان کو ہی دے دے، ہم اس کو رکھ کے بھی کیا کریں گے؟ چل ہائے جسے بھگوان نے نہیں اپنایا اسے انسانوں کا یہ سماج کے اپنائے گا۔ لا میرا بچہ۔ اور پھر یہ تعلیم و تربیت سے بھی دور رہتے ہیں، اس لیے انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ خواجہ سرا ہونے کا مطلب ہے کہ جب بھوک لگے تو مانگو، ناچو، پھر اپنا جسم بیچو۔ کچھ درد مند افراد ترس کھا کر بھی خواجہ سرا کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس لیے کچھ مرد حضرات بھی عورتوں والے لباس پہن کر بھیک مانگتے ہیں، جسم فروشی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا لاہور میں کام کرتا ہے یا کسی اور شہر میں، تو جب اس شہر میں جا کر دیکھا جائے تو وہ اشاروں پر عورتوں کا لباس زیب تن کیے بھیک مانگتا نظر آئے گا۔ آپ نے سوشل میڈیا اور میڈیا پر بہت سی ایسے حضرات دیکھے ہوں گے جو خواجہ سرا کی اداکاری اور ان کی طرح کے بے حیا نخرے دکھا کر توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بھی معاشرے کی اس گندی سوچ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ ان کی ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عملے قوم لوط کی طرف راغب ہوتے ہیں اور دنیاوی مال و زر کی خاطر نقلی خواجہ سرا بن جاتے ہیں۔ دوستو ماضی میں تو خواجہ سرا آج کی طرح اتنے حقیر نہیں تھے۔ خواجہ سرا محلوں میں ہوتے تھے، سرکاری اداروں میں بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ بہرحال آج کے دور میں خواجہ سرا تعلیم سے دور ہیں، اس لیے ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی کم ہیں، لیکن اب میڈیا کے ذریعے خواجہ سرا کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے اور خواجہ سرا بھی اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ جاننے لگے ہیں، جس کی مثال ہمیں پاکستان کے اداروں میں نئے خواجہ سرا آفیسرز کی بھرتی سے ملتی ہے۔ پاکستان میں ایک جج پولیس آفیسر اور نیوز اینکر خواجہ سرا موجود ہیں۔ دنیا کے مشہور خواجہ سرا کی بات کی جائے تو جارجینا بیئر جو کہ نیوزی لینڈ کی ایک سیاستدان ہے، وہ بھی خواجہ سرا ہیں۔ میانے بیگر جو کہ ڈنمارک سے تعلق رکھتی ہے اور گالف کی مشہور پلیئر ہے۔ چائنا کی مشہور ڈانسر جن ینگ بھی ایک خواجہ سرا ہی ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ سرا کا جنازہ کیوں نہیں ہوتا۔ دوستو یہ بھی ہمارا ایک معاشرتی المیہ ہے کہ خواجہ سرا کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات عام آدمی کی نظروں سے اوجھل ہی رہتی ہیں۔ ہم نے خواجہ سرا کو اتنا نیچ سمجھ رکھا ہے کہ خواجہ سرا اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو لوگ اپنی اصولات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں بدنامی ہوگی، مستقبل میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس بچے کو ہم یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ تم نیچ ہو، گھٹیا ہو، تم معاشرے کا ناسور ہو، تم نے دنیا میں آ کر بہت بڑی غلطی کی۔ وہ بچہ ذہنی اذیت سے گزرتا ہے،
इस दौरान उसे घर से निकाल दिया जाता है, जो उसे ख्वाजा सरा की मकामी टोली के हवाले कर दिया जाता है। दोनों सूरतों में उस पर जिंदगी एक अजाब बनकर टूटने वाली होती है। अगर वो अच्छा दिखता है तो उसको डांसर बनाया जाएगा, उसका जिस्म बेचा जाएगा। अगर वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता फिर भी छोटे मोटे फंक्शंस में डांस करेगा या जगह जगह गली चौराहों में नाच कर भीख मांगेगा। इन सब ख्वाजा सरा का सरदार गुरु कहलाता है, जिसका मर्तबा हाकिम आला जैसा होता है। वही अपने डेरे टोली के तमाम ख्वाजा सरा का जिम्मेदार होता है। उनके अच्छे या बुरे काम, उनकी हिफाजत और मरने के बाद आखिरी रसूमात भी वही ख्वाजा सरा अदा करता है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा सरा का जनाजा होता है, पर वो खामोशी से छुप का जनाजा पढ़ते हैं, क्योंकि हम इज़्ज़तदार माशरे के लोग हैं। हमारी गैरत कब गवारा करेगी कि किसी ख्वाजा सरा का जनाजा पढ़ें। हाँ, हम चोर, डाकू, सियासी ठग, चोर बाजारी करने वाले, झूठे और जानियों का जनाजा पढ़ लेंगे। ये हमारे माशरे का दोहरा म्यार है। अगर ख्वाजा सरा डांस करते हैं, जिस्म फरोशी करते हैं, तो उनके ख़रीदार भी हम नॉर्मल लोग ही हैं। अगर हम नॉर्मल इंसानों की तरह रवैया रखें तो ख्वाजा सरा लोगों की ये गलत रिवश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हमारी इस इखलाकी गिरावट की वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहे हैं। ख्वाजा सरा डांसर्स की वजह से कई लोग कत्ल हो चुके हैं और अमले कौम लूत की वजह से HIV और दीगर जिनसी बीमारियां भी फैल रही हैं। दोस्तों, बच्चे पैदा करने की अहलियत से महरूम होने और ज़रा मुख्तलिफ होने की वजह से अपने ही जिगर के टुकड़े को दुत्कार देना और कबूल ना करना वालिदैन को अब नॉर्मल ज़ाहिर करता है, ना कि उस औलाद को जिसमें एक पैदाइशी नक्स आ गया। ये बच्चा इतना ही प्यार और तवज्जो का हकदार है जितना कि दूसरा बच्चा जिसमें ये नक्स नहीं। वालिदैन को ये समझना चाहिए कि इस बच्चे की पैदाइश की वजह आप हैं, बच्चा खुद से आपके घर नहीं आ गया। अगर बच्चे में कोई नुक्स आया है तो वो भी आपके नुक्स की वजह से आया है, यानी इस बच्चे के नुक्स के ज़िम्मेदार आप वालिदैन हैं। और वालिदैन को क्या गारंटी है कि जो बच्चा ख्वाजा सरा के पैदाइशी नक्स के साथ पैदा हुआ है वो अच्छी औलाद और अच्छा इंसान साबित नहीं होगा, और उसके बहन भाई जिनमें ये नुक्स नहीं वो अच्छी औलाद और अच्छे इंसान साबित होंगे। हमें अपने मुआशरे की इस घटिया और गिरी हुई सोच को बदलना है और ख्वाजा सरा को भी वही मुकाम देना है जो हम आम इंसान को देते हैं, क्योंकि ख्वाजा सरा भी मेरी आपकी तरह एक आम इंसान है। वो एलियंस नहीं हैं, अछूत नहीं हैं, गाली भी नहीं है। वो आपकी अपनी औलाद हैं जो अपने इस नुक्स की वजह से परेशान और दुखी है, और आपकी तवज्जो और प्यार ही उसे नॉर्मल इंसान बना सकता है। आज इस वीडियो को देखने वाले अफराद दिल से ऐद करें कि हम किसी ख्वाजा सरा की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, और अगर हमारा बहन भाई या औलाद ख्वाजा सरा निकल आई है तो उसकी ज़िम्मेदारी हम खुद लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना कि उसे जालिम मुआशरे के सामने बेयार व मददगार ना फेंक दें, क्योंकि आपके अंदर भी कोई भी नुक्स आने में देर नहीं लगेगी। बीमारी पूछ कर नहीं आती। अगर हम किसी ख्वाजा सरा की दिल जारी करने से पहले खुद को उसकी जगह रख कर सोचें तो शायद हालात मुख्तलिफ हों।